ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से ऊपरी स्तरों से फिसले अमेरिकी बाजार। क्रूड के दाम एक हफ्ते के निचले स्तरों पर। ब्रेंट क्रूड $48 तक फिसला। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज घरेलू बाजार पर भी दिख सकता है दबाव। एसजीएक्स निफ्टी करीब 15 अंक नीचे। केरल में 10 साल पुरानी और 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी। एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण के कारण सुनाया फैसला। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों पर दिखेगा असर। और कल मिल सकता है टाटा स्टील को ब्रिटेन कारोबार का खरीदार। 7 कंपनियां रेस में, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। टेक महिंद्रा और सिप्ला के नतीजे आज। सिप्ला का मुनाफा 41% बढ़ने का अनुमान, लेकिन टेक महिंद्रा से सुस्त नतीजों की उम्मीद। बीमार सरकारी कंपनियों पर नीति आयोग ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। कुछ को बंद करने तो कुछ में मैनेजमेंट बदलाव की सिफारिश। आईटीआई, एचएमटी, एनएफएल, आईटीडीसी जैसी कंपनियां रडार पर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के प्रोमोटर्स ने बाजार को चौंकाया। घरेलू एयरलाइंस लॉन्च करने के लिए फंड जुटाने के लिए बेचेंगे 20 लाख शेयर। और एक्सपोर्ट में पाबंदी के बाद अब शुगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती भी संभव। चीनी कीमतों पर काबू करने की सरकार की कोशिश। शुगर शेयरों में दिख सकता है आज दबाव। दुनिया भर के बाजारों से फिर से आज है थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी के संकेत, लेकिन एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम होता दिख रहा है। एक्सपायरी का हफ्ता है। बड़ा सवाल ये कि क्या 7700 के अहम लेवल को बाजार होल्ड कर पाएगा या उसके भी नीचे फिसलेगा। और अब इन लेवल्स पर खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का मौका है या कुछ और मंदी की जाए, ये हमारा आज का खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। इनसे हम जानेंगे बाजार कैसे आज खुलेगा, कौन से स्टॉक सेक्टर्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, ग्लोबली मार्केट से अच्छे संकेत नहीं है। यूएस में डाउ हमने देखा 50 पॉइंट ऊपर था, उसके बाद फ्लैट जाकर समाप्त हुआ है। यूरोप के बाजारों में आधे % की गिरावट देखने को मिली है और एशियाई बाजार भी वहीं से क्यूज लेकर देखिए सुस्ती भरे ट्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि एक ठंडी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है। अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास शुरुआत होती है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि कल काफी बड़ा डिसअपॉइंटिंग दिन था। आप देखिए 7800 के ऊपर गए, 7820 तक गए, उसके बाद अचानक से रिवर्सल आ गया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कल। मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट शायद हेमंत तब होता जबकि अनुमान गलत पड़ता। हम इसलिए बोल रहे थे कि अगर गैप से खुल जाए तो 7800 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, 7850 के ऊपर जाएगा नहीं। और अभी भी लगभग वैसा ही मामला है कि बाजार जिस तरह से खुलता है उसके विपरीत ट्रेड करने की जो एक काफी दिनों से ट्रेंड बनी हुई है, वो ट्रेंड आज भी रहनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आज कमजोर शुरुआत हो, पहले तो सवाल जो आपने कहा कि अगर 10-15 पॉइंट नीचे खुल जाए तो क्या करें, तो वेट एंड वॉच, इंतजार करें। अब इस बाजार को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, अपने लेवल से ट्रेड करें, न कि ओपनिंग पर, क्योंकि आपको बाजार मौका दे रहा है हर रोज। उन पर्टिकुलर लेवल पर जो हम आपको बता रहे हैं वहां पर बाजार आता है, वहां पर आपको ट्रेड लेना है। कल 7800 आपको मिला, 7820 का हाई था, तो ऐसे में आपको मौका मिला कि आप आराम से 7800 या उसके ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं। वैसा ही मौका आज मिलेगा। वो मौका होगा आपको निचले स्तरों पर अगर मिलता है तो वहां पर एक ट्रेड बनता है कमजोर शुरुआत के बाद। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जैसा एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है वैसा कमजोर शुरुआत होगी। 7650, 7700 बेहद अहम सपोर्ट लेवल है। ऐसा लगता नहीं कि इस लेवल को बाजार आसानी से तोड़ने की तैयारी में है, तो थोड़ा सपोर्ट वहां पर लेगा। तो 7650, 7700 इस रेंज में जहां आपको मिले निफ्टी में, या तो आप अपनी मंदी की पोजीशन को काट लें या फ्रेश तेजी करें अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर एक्सपायरी के हफ्ते में ट्रेड करना जानते हैं। तो अब आपका लेवल क्या होगा ऊपर का? ऊपर आपको 7800 के लेवल तक के लिए तेजी करनी है। दूसरा तरीका यह कि अगर बाजार पहले ऊपर खुल जाए और आपको पहले ऊपर के लेवल मिले तो कल ही की तरह आज भी 7800 के आसपास आप बिकवाली कर सकते हैं। 50 पॉइंट ऊपर, वैसे तो 25 पॉइंट भी काफी है, लेकिन फिर भी मैं सेफ रहने के हिसाब से 7850 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं।
नीचे 7,700 का लक्ष्य होगा, यहां पर आपको अपनी मंदी की पोजीशन काटने का मौका मिलेगा। तो निफ्टी में पहली बात तो यह कि निचले स्तरों पर गैप से खुलने के बाद आपको मंदी नहीं करनी है, मंदी काटने के बारे में सोचना है। अब आइए बैंक निफ्टी में 16,200 16,300 बैंक निफ्टी में भी बेहद अहम सपोर्ट है और ऐसा लग नहीं रहा है कि उस लेवल को बड़ी आसानी से तोड़ेगा। तोड़ सकता है, ऐसा नहीं किसी भी लेवल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकता है, लेकिन इतना आसानी से टूटता हुआ लग नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको उन लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। 16,200 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और 16,550 16,600 आपका लक्ष्य। दूसरा तरीका यह है कि 16,600 के आसपास आप बिकवाली कर लें, 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें और यही 16,200 16,300 जो बड़ी सपोर्ट रेंज है वहां पर आपको अपनी निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहिए। जो सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं उनमें ऑयल एंड गैस थोड़ा सा, वो भी अब हो सकता है क्रूड कम होता दिख रहा है तो बहुत ज्यादा मजबूती ना भी दिखाए, लेकिन ऑटो और फार्मा दो सेक्टर साफ तौर पर थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करें। तो ग्लोबल संकेत आपके लिए नेगेटिव है। एफएनओ और एफआईज के संकेत शायद थोड़े पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिखे। तो ओवरऑल बाजार में निचले स्तरों पर थोड़ा सावधान रहें शॉर्ट करने वाले लोग। चलिए, तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए इस समय मार्केट को। एक्सपायरी का वैसे भी हफ्ता है और अनिल कुछ देर में आपको बताएंगे कि एफएनओ से कौन से वो संकेत हैं जिसके चलते यहां पर अब शॉर्ट करना शायद फेवरेबल नहीं हो। लेकिन एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे आज ट्रेड करेंगे। संदीप वागले साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज अगर इन्हीं स्तरों के आसपास निफ्टी खुलता है तो इंतजार करेंगे थोड़ी देर और किस तरह फिर अप्रोच करेंगे? तेजी की साइड का ध्यान है या मंदी की साइड का? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जैसे अनिल जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर 7700 ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, मुझे वो टूटते हुए नहीं दिखता है। उसके तरफ जाता है तो मैं लॉन्ग करने की सोचूंगा। 7760 7780 ऊपर 20-30 पॉइंट जाता है, नियरर 7800, वहां पर शॉर्ट करने की सोचिए और एक 50-60-70 पॉइंट के लिए खेलिए, बड़ी मूव के लिए मत कोशिश करिए। और ये 100 पॉइंट के दायरे में मुझे लगता है मूवमेंट होगी आज या शायद एक्सपायरी तक, और मुझे एक्सपायरी अराउंड 7730 7750 के आसपास लगता है। और स्टॉक्स पे स्पेसिफिक मूव दोनों साइड में हमको देखने को मिलेंगे, तो आई थिंक हम स्टॉक्स पे फोकस करें विद क्लियर पैटर्न्स, वो बेटर होगा। ओके, तो ये है राय वागले साहब की कि निचले स्तर पर खरीदारी करें और ऊपर आ जाए 7,800 की तरफ बड़े बाजार तब बिकवाली करें। तो वही बात है, लेवल्स के लिहाज से ट्रेड करें न कि ओपनिंग पर। विकास सेठी हमारे साथ है, सेठी फिनमार्ट के एमडी। विकास, बताएं क्या लग रहा है आपको बाजार का डायरेक्शन? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मैं आपको सुन रहा था तो मैं भी आपके जो व्यू है बाजार पे उससे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है बाजार में यहां से गिरावट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाजार जो आज दिखा रहे हैं कि ओपनिंग वीक हो सकती है और वो थोड़ी बहुत और बढ़ती है तो दैट वुड डेफिनेटली बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है पिछले 4-5 दिनों में जो बाजार में एक कंटिन्यूअस फॉल देखा है हमने, कल भी निफ्टी के लेवल पे भले ही बाजार ज्यादा वीक नजर नहीं आ रहा था, बट दैट वाज प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ द गेम्स ऑफ आईटीसी। तो अगर वो हटा दे तो बाजार में अच्छी गिरावट कल भी थी। तो मुझे लगता है यहां से बिल्कुल एक रिकवरी या एक बाउंस बैक आ सकता है। सो आई वुड प्ले फॉर दैट। तो मेरी राय में गिरावट पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आईटीसी 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा था कल निफ्टी में, और अगर आईटीसी नहीं होता तो 7700 के नीचे कल चला जाता, 7722 के आसपास हमने देखा था कल का लो। बहरहाल कल तो आईटीसी ने बचा लिया। आज आईटीसी किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर नजर होनी चाहिए? सिप्ला के नंबर्स कमजोर आने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेशंस बाजार में लगाई गई है। इन सब पर बात होने वाली है। एक्सपर्ट से उनके आज के टॉप पिक्स भी पूछेंगे। लेकिन एफआईआईज बिकवाली का फिगर बहुत छोटा सा, इससे डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 66 करोड़ रुपीस के आसपास की, और एफएनओ में अब वो थोड़े बाइंग का मोड आ रहा है। क्या उत्साहित होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कम उत्साहित ना हो तो भी कम से कम मायूसी खत्म होनी चाहिए। एक्चुअली आज है ना हेमंत, सारे जितने ट्रिगर्स उनमें अगर एक कोई पॉजिटिव ट्रिगर ढूंढना चाहें तो वो एफआईज की वायदा कारोबार में खरीदारी का, स्ट्रैटेजी का वो भी। और देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदें और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदें। दोनों मिलाकर लगभग 700 करोड़ की खरीदारी हुई है। अब 1200 करोड़ के ऑप्शंस खरीदें, उसकी वजह से आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है कि वायदा कारोबार में बड़ी खरीदारी की है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ऑप्शंस में भी जो खरीदारी की है वो एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा है। कौन से ऑप्शन खरीदे? जो कॉल ऑप्शंस एफआईज ने बेचे हुए थे काफी, यानी कि मंदी की पोजीशंस बनाई हुई थी, वो कवर किए। अब देखिए, कल ऐसा कोई रीजन बड़ा नहीं था जिस वजह से एफआईज बड़ी तेजी के मूड में आए। इसका मतलब क्या है? इन आंकड़ों का मतलब एक ही है कि एक्सपायरी के हफ्ते में एफआईज को ये लगता है कि ये ऐसे लेवल है जहां अपनी मंदी की पोजीशन थोड़ी काटनी चाहिए। दूसरा संकेत क्या है? आप देखिए, दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। तो न सिर्फ मंदी की पोजीशन एफआईज ने काटी है, बल्कि थोड़ी तेजी की पोजीशन भी बनाई है।
तीसरी बात जो है वो कैश मार्केट के आंकड़े पॉजिटिव नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों ने बेचा है, डोमेस्टिक फंड्स ने भी बेचा है और एफआईज ने भी बेचा है, लेकिन छोटा है आंकड़ा, दोनों मिलाकर भी 250-250 करोड़ से ज्यादा नहीं बेच रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक संकेत जो एफआईज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं आंकड़ों के दम पर, वो ये कि वो निचले स्तरों पर बेचेंगे नहीं और मौका लगा तो शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे। और कुछ वायदा कारोबार के आंकड़े मैं और आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लगता है कि शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए आपको निचले स्तरों पर। लेकिन फिलहाल अगर आज के सेशन में एक बड़ा पॉजिटिव आप ढूंढने जाएंगे तो वो एफआईज की वायदा कारोबार की खरीदारी का है। बिल्कुल 1695 करोड़ रुपए की खरीदारी वायदा कारोबार में एफआईज ने करी है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत साफ तौर पर होगा। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी तेजी कर सकते हैं आप, या फिर मंदी करके पैसा बना सकते हैं? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की आज टॉप पिक्स क्या हैं। संदीप, शुरुआत आपसे बताइए, एक शेयर जिसको आज आप ट्रेड करना चाहें। हेमंत, LIC हाउसिंग फाइनेंस है जो मैं इस पे काफी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसने कल रिवर्सल दिया है, एक 442 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है और मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में थोड़ी सी नीचे डाउनवर्ड मूव के लिए प्ले किया जा सकता है, तो मैं इसको बेचूंगा, बेचने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 443 और मेरा टारगेट होगा 419, जो कि 1 या 2 दिन में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर LIC हाउसिंग में बिकवाली करने की राय। लेकिन 2 स्टॉक मैं आपकी लिस्ट में देख रहा था विकास, और वो राइस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां KRBL और कोहिनूर फूड आपने खरीदारी के लिए चुनी है आज, बताएं इसके बारे में। देखिए अनिल जी, कल के बाजार में अगर देखें तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने के बावजूद इन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम और अच्छी तेजी हुई थी। एक तो जिसका कारण था कि जो मोदी जी की विजिट हुई है ईरान, तो उससे जो डेवलपमेंट हुआ है, तो चूंकि भारत से राइस एक्सपोर्ट्स होता है ईरान, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। और दूसरा, जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, वहां पे थोड़े ड्राउट जैसे हालात है, तो जिसकी वजह से राइस के दाम इंटरनेशनली भी बढ़ रहे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे सेक्टर में दिखना चाहिए। तो वहां पे से मैंने ये जो 2 स्टॉक्स वो चूज करे हैं, KRBL और कोहिनूर फूड्स, तो इनमें बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। मेरा KRBL पे स्पेसिफिक ध्यान रहेगा, वो कल करीबन 275 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है आज ये स्टॉक में 285 से 290 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। एक और स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो रहेगा टाटा पावर, जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। बाजार के नतीजे बहुत ही अच्छे थे और उस पर भी मुझे लगता है आज पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए और मेरा आज का टाटा पावर पे टारगेट 75 रुपए का रहेगा। ऑलराइट, तो राइस कंपनियों पर नजर रखिए। देखिए, कल हमने बाजार खुलने के साथ ही आपको कहा भी था कि ईरान विजिट का जो फायदा हो सकता है वो राइस कंपनियों को हो सकता है, और कल भी हमने देखा 8-8, 10-10% इंट्राडे में तो 11-11% की तेजी देखने को मिली थी। और आज भी विकास कह रहे हैं कि ये मोमेंटम एक दिन का नहीं है, आज भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इन शेयरों पर नजर रखिए और टाटा पावर पर भी नजर रखिए। संदीप कह रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस उनका टॉप पिक है। संदीप से बाकी के उनके पिक्स भी जानेंगे, लेकिन पहले अनिल से पूछते हैं कि FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अनिल, ये बताइए, लग रहा है एक्सपायरी कहां पर होगी? क्योंकि CNBC आवाज ने एक पोल कराया कल हमने, उसमें 7,800 से 7,850 के बीच एक्सपायरी होगी, ऐसा 37% पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? संभावना बनती है कि 7,800 के आसपास की एक्सपायरी हो, अगर हम 7,700 के लेवल को ना तोड़ें। वो लेवल ज्यादा अहमियत वाला है और यही है कि नीचे का लेवल ज्यादा साफ नजर आ रहा है, ऊपर का लेवल उतना साफ नहीं दिख रहा है कि एक्सपायरी में हम ऊपर में कहां तक जा सकते हैं। तो फिलहाल जो डेटा है वो ये बता रहे हैं 7,700 के बहुत नीचे एक्सपायरी होगी नहीं, वहां पर सपोर्ट ले लेगा और वहां से शायद एक रिकवरी बन सकती है। और फर्ज करें वो रिकवरी आज ही आए तो फिर बहुत संभावना बनती है कि 7,800 के आसपास आप एक्सपायरी होते देखें। बाकी आंकड़ों का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी में कल देखिए 22,000 शेयर कम हुए हैं, 0.5% बैंक निफ्टी नीचे था, लेकिन निफ्टी में शॉर्ट्स काफी बनते हुए दिखे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी पोजीशंस कम हुई है, लेकिन निफ्टी में कल भी शॉर्ट पोजीशन बनी है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। लेकिन अब आज हम क्यों ये कह रहे हैं कि निचले स्तरों पर आपको शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, मंदी की पोजीशन काटनी चाहिए या फिर नई मंदी की पोजीशन न बनाए, उसके 2-3 रीजन मैं आपको फटाफट बता दूं। पहला तो पुट कॉल रेशियो 0.83 पर है। अगर आप 7,700 7,650 की रेंज में अगर निफ्टी पे आएंगे नीचे, तो पुट कॉल रेशियो गिरकर वो 0.77 0.78 के आसपास आ जाएगा और वो लेवल कभी भी अच्छा नहीं होता जहां आप नई मंदी की पोजीशन बनाए, बल्कि पुरानी अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो काट लें, पहला वो। दूसरा, 7,700 पर 52 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, अभी भी पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स की वो आखिरी उम्मीद है, वो किला है जिसे वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे बाजार को ज्यादा टिकने न दें। तीसरी बात है कि एफआईज ने FNO में खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है, ये एक और रीजन। और चौथा एक बड़ा रीजन ये कि
7,700 7,900 काफी लंबे समय तक सपोर्ट रेंज रहा है। 10, 20, 25 पॉइंट ऊपर नीचे होना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन 7,700 उस लिहाज से रेंज का निचला स्तर है जहां सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये सारे रीजन है। अब रिस्क आपके लिए क्या है? रिस्क एक ही है कि ग्लोबल फैक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में फर्ज करें आज कमजोर शुरुआत हो और सेकंड हाफ में आपको यूरोप में थोड़ी भी स्टेबिलिटी के संकेत दिखे, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा भी ऊपर दिखे, तो आप तुरंत मंदी काट लें, तब मंदी में न रहें। पहली बात, मंदी करने के लिए अपने लेवल्स का इंतजार करें जो कि निफ्टी में ऊपर 7,800 के आसपास के आते हुए दिखेंगे। कल 7,800 में 8 लाख शेयर नए जुड़े हैं कॉल्स में, तो ऊपरी स्तरों पर दबाव भी रहेगा, ये संकेत भी साफ है। लेकिन ओवरऑल वायदा कारोबार के संकेत थोड़े से ये बता रहे हैं कि निचले स्तरों पर कॉशियस रहना चाहिए। मंदी करने वाले बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे, कम से कम डेटा से तो ये दिख रहा है। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि वॉलेटाइल सेशन आज भी रह सकता है। कल भी हमने देखा था वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई थी। आज भी में जो महीना जाना जाता है वॉलेटिलिटी के लिए वो बरकरार रह सकता है। पहले तो ये कि शायद कमजोर ना खुले। अगर मेरे ख्याल से अगर एशिया थोड़ा भी रिकवर कर जाए या एशिया इतना खराब ना होना तो शायद हम ऊपर ही खुल जाए। जब बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर 37 पॉइंट नीचे था, गिरावट केवल 5-7 पॉइंट की हुई है देखा जाए तो। हाँ, तो पहली बात तो हम कमजोर ही ना खुले, और अगर कमजोर खुल जाए तो एक रिकवरी निचले स्तर से पक्की आनी है। चलिए तो रिकवरी के लिए प्ले करिए, वेट होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके बाद तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन हमारे बाकी के 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं निफ्टी पर, ये हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और ये है राय उनकी स्क्रीन पर आपके। या विकास सलूखे जी ये कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए आपको, 7670 के टारगेट दे रहे हैं, 7,820 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। ओके, तो पहले एक्सपर्ट की राय है बिकवाली की तरफ, लेकिन हमारे अगले एक्सपर्ट हैं मनीष शर्मा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के। वो निफ्टी को खरीदना चाहते हैं 7,700 के थोड़ा सा नीचे, वो रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और 7,730 के आसपास उनका इरादा है खरीदारी करने का। 7,850 के लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ेंगे तेजी की तरफ। अगले एक्सपर्ट फिर से बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। जी हाँ, श्रीकांत चौहान कह रहे हैं 7,650 का टारगेट वो दे रहे हैं, 7,785 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ओके, तो अगले एक्सपर्ट से बिकवाली वाले एक और हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। उनकी राय 7,786 के स्टॉप लॉस के साथ है बिकवाली की, 7,650 उन्होंने अपना टारगेट रखा है। और हमारे आखिरी एक्सपर्ट यानी 5वें एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि बेच कर ही चलना चाहिए। विवेक गुप्ता की राय देखिए, वो कह रहे हैं 7,680 का टारगेट है, 7,821 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो कल जिस तरह से सेकंड हाफ में तेज गिरावट देखने को मिली है, उससे घबरा गए हमारे एक्सपर्ट्स, ऐसा लग रहा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय बिकवाली की केवल एक मनीष शर्मा ही है जो खरीदारी करने की राय आज दे रहे हैं। और जो सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी पर वो है 7,650 7,700 की रेंज में, जो हम भी बता देते सुबह आपको। कमोबेश वही लेवल्स निकल कर आ रहे हैं तकनीकी चार्ट्स पर भी। ऊपरी स्तरों पर जरूर एक बात दिख रही है कि 7,780 ये एक अहम लेवल के तौर पर आ रहा है, उसके पार जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आए। चलिए वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपको बताएंगे कल बाजार बंद होने के बाद टाटा पावर इस दिग्गज कंपनी के आए नतीजे, कैसे रहे नतीजे। लेकिन इसके साथ ही आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन, और ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। तमाम एक्शन आपके लिए हाजिर करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर एक बार फिर से। और कल बाजार बंद होने के बाद टाटा पावर के नतीजे काफी शानदार देखने को मिले हैं। क्या है डिटेल्स, अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या व्यू बना रहे हैं टाटा पावर पर। देखिए कल कमजोर बाजार में भी ये शेयर 2% ऊपर जाकर बंद हुआ। इस सब पर बात करते हैं। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए डिम्पी। हेमंत, यहाँ पे टाटा पावर्स के रिजल्ट काफी शानदार रहे हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में भी देखें तो 126% का प्रॉफिट आया पावर बनाने वाली कंपनीज में। हालांकि उम्मीद ऐसी था कि 70% का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा का प्रॉफिट इस बार आते हुए देखा, जो कि 360 करोड़ के आंकड़े को इस बार पार कर गया। रही बात अगर इसकी इनकम की ग्रोथ को देखें, यहाँ पे करीब 15% की उम्मीद थी, यहाँ पे 18% आए हैं। अबीटा मार्जिन हालांकि फ्लैट ही रहे हैं, कुछ खास बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं आता हुआ दिखा। हाँ, लेकिन अबीटा के अंदर भी करीब 17% का इजाफा आते हुए दिखा है। ये थोड़ा उम्मीद से कम रहा,
लेकिन कुल मिलाकर रेवेन्यू टर्म्स और प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में शानदार रिजल्ट्स टाटा पावर ने दिए हैं। 2-3 बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इनका मुंद्रा प्लांट पे नजर थी कि वहां पे किस तरह से एफिशिएंसी आती हुई दिखेगी। वहां पे अगर आप देखिए इसका मुंद्रा डिवीजन के अंदर वहां पे कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट टर्न अराउंड किया है, यानी कि 36 करोड़ के घाटे से 9 करोड़ का इस बार प्रॉफिट दिखाया है। साथ ही इनका दिल्ली डिस्कॉम जो बिजनेस है वहां पर भी जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, ये करीब 60 करोड़ से 118 करोड़ हुई है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तौर पर मैनेजमेंट ने कहा कि आने वाले दिनों में भी ये बेहतर दिखाएंगे क्योंकि कोल के प्राइसेस जो इंडोनेशिया से ये इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे काफी हद तक कमी आई है, जो इनकी बताती है कि इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो 25 से 21% हुई है। तो सारे इंडिकेटर्स विद नंबर्स ये कहते हैं कि बेहतर रिजल्ट है। यही वजह है कि निमुरा ने इसको बाय रखा है, टारगेट 85 का रखा। उनका कहना है कि 19 से बेहतर रिजल्ट आए हैं, आज रिएक्शन आपको पॉजिटिव दिखेगा। ओके, तो बेहतरीन नंबर्स और नंबर्स के दम पर दौड़ लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खरीदना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी। और आज उन्होंने अपनी टॉप पिक्स में 2 पावर स्टॉक्स चुने, टाटा पावर और पावर ग्रिड। इन्हीं नतीजों के दम पर विकास बिल्कुल, टाटा पावर के जो नतीजे कल आए, थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था, बहुत ही शानदार नतीजे हैं और स्टॉक में एक मोमेंटम भी बना हुआ है। और चूंकि आज बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट का एक्सपेक्टेशन नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रिकवरी रहनी चाहिए, तो वहां पे जिसमें पॉजिटिव न्यूज फ्लो है वहां डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। तो उस लिहाज से मैंने टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों को ही बाई का कॉल दिया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये है वो स्टॉक जहां पर तेजी आज देखने को मिल सकती है। कल का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, टाटा पावर पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए? अच्छे नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर, इस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टॉप 5 स्टॉक्स हाजिर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है इस वक्त विकास सेठी और साथ ही संदीप वागले साहब। अब फोकस उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिख सकता है। हमने स्टॉक्स खबरों के दम पर जो चुने उनमें वीआरएल लॉजिस्टिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर प्रोमोटर्स 20 लाख शेयर बेचने के लिए तैयार है। वो ये भी बोल रहे हैं कि ये शेयर बेचकर हम एक निजी एयरलाइन शुरू करेंगे और शायद ये बाजार को पसंद आए कि अब लॉजिस्टिक का बिजनेस है और शायद कार्गो एयरलाइंस वो शुरू करे। ये तो मिलता जुलता कारोबार है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करने की एयरलाइन शुरू करने की उन्होंने बात, वो भी रीजनल। हाँ जी, तो बाजार उसको शायद पॉजिटिव तो ना ले, नहीं नेगेटिव ही लेगा, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों जिन्होंने शुरू करी है उसके बाद क्या हाल हुआ है देखा। और ये तो ऐसे साइकिल में आप शुरू करने की बात कर रहे हैं अनिल, जहां पर अब एटीएफ की कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्रूड की कीमतें बढ़ने वाली हैं। उससे भी ज्यादा एक और चीज ये भी कि अगर लॉजिस्टिक का कारोबार, अब ये पता नहीं ये जो इनकी रीजनल एयरलाइन होगी वो लॉजिस्टिक्स के कारोबार में ज्यादा होगी या फिर पैसेंजर्स के कारोबार में होगी। अगर लॉजिस्टिक के कारोबार में तो और भी बड़ी चिंता की बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इश्यू आता है कि आप मिलता जुलता कारोबार पर्सनल कैपेसिटी में क्यों करें। और हाल ही में आईपीओ जब आया था तब तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी, अब नतीजों के बाद इस तरह की बात आ रही है सामने। बाकी सब छोड़िए, एक चीज पक्की है, जब प्रमोटर स्टॉक बेचता है तो बाजार उसको पसंद नहीं करता। जो आपने अभी भी थोड़े दिनों पहले आयशर में देखा, थोड़े दिनों पहले आपने और कैस्ट्रोल में देखा। तो विकास, क्या राय रखते हैं फिर आप वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर? क्या किया जाए, किसी के पास शेयर है तो? बिल्कुल अनिल जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो सबसे बड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है वो यही है कि प्रोमोटर्स अपने 20 लाख शेयर बेचेंगे तो उसका बिल्कुल दबाव स्टॉक पे देखने को मिलेगा। और कल इसके नतीजे भी आए थे, नतीजे में भी कोई खास बात नहीं थी, तो जो ट्विन इंपैक्ट रहेगा वो पूरा ही नेगेटिव नजर आता है। और मुझे लगता है स्टॉक आज ये गैप डाउन ही खुलना चाहिए और आई वुड एडवाइस कि अगर किसी के पास है तो एक बार बिकवाली करनी चाहिए या फिर अवॉइड ही करना चाहिए फ्रेश कुछ भी करने के लिए। चलिए, तो देखना होगा कितनी दबाव के साथ आज वीआरएल लॉजिस्टिक्स का स्टॉक खुलता है। इस शेयर पर हम लोगों की नजर रहने वाली है, साथ ही नजर रहने वाली है ऑटो कंपनियों पर भी। देखिए, दिल्ली में एनजीटी ने कहा था कि 2000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो अब रजिस्टर नहीं होंगी, यानी एमएनएम के लिए खराब खबर मानी जाएगी। और एक अच्छी खबर मानी जाएगी ना, डीजल व्हीकल 10 साल से पुराने जो हैं वो नहीं चलेंगे, तो ट्रकों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। अशोक लेलैंड, आयशर जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा। ये बताइए, इस खबर के चलते विकास, आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं, कौन से स्टॉक्स पर बेरिश हैं? और साथ ही ये भी बताइए, क्या जो फाइनेंस कंपनियां हैं, ऑटो फाइनेंस कंपनियां, उनके लिए भी अच्छी खबर होगी फिर ये? बिल्कुल हेमंत, ये जो न्यूज है ये पर से एक तो जिस तरह से 2000 सीसी की जो डीजल व्हीकल्स पे बैन लगाया है तो नेगेटिव होनी है फॉर एमएनएम,
टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स। बट जो 10 साल से पुरानी जो व्हीकल्स है उनको रिप्लेस भी करना है तो उससे एक डिमांड बन सकती है, तो उस लिहाज से अशोक लेलैंड कुड बी अ प्रिफर्ड बेट। और बाकी जैसे आपने ठीक बताया, अगर नए व्हीकल्स खरीदारी होती है, जो 10 साल के जो पुराने व्हीकल्स अगर बैन होते हैं, तो फिर जो ऑटो फाइनेंस कंपनीज है जैसे M&M फाइनेंस है या इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कुड बी वन, तो इस तरह की जो कंपनियां, वहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखा जा सकता है। बट ओवरऑल फॉर द 4-व्हीलर ऑटो सेगमेंट दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव न्यूज। और खास करके इवन टाटा मोटर्स, जिसके लिए और भी कुछ नेगेटिव न्यूज है, ब्रेक्सिट को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बनी हुई है और स्टॉक में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, तो वहां पे भी थोड़ा एक प्रेशर देखा जा सकता है। कल अशोक लेलैंड के नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल, कल रिजल्ट्स का दिन है, तो अशोक लेलैंड उस लिहाज से भी एक्शन में रह सकता है और अच्छे नतीजों की उम्मीद डेफिनेटली अशोक लेलैंड से, जिस तरह से अब तक बिक्री के आंकड़े इन्होंने महीने दर महीने दिखाए हैं। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है वो है टाटा स्टील। खबरें आ रही कि कल यूके के बचे हुए कारोबार के लिए खरीदार सामने आ जाएंगे। कुछ लोग कुछ दावेदार सामने भी आए हैं और उम्मीद ये की जा रही कि बुधवार को इनका फाइनल नाम सामने आता हुआ दिख सकता है। लेकिन टाटा स्टील पर वागले साहब, चार्ट्स के लिहाज से आपने शॉर्ट कॉल दिया, अगर इस खबर के दम पर कहीं कोई ऊपर खुल जाए ये शेयर, और कल टाटा स्टील के भी नतीजे, तो ऐसे में क्या शॉर्ट बनानी चाहिए, किन लेवल्स पर शॉर्ट करें बेहतर रहेगा? अनिल जी, कल जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है 319 के लेवल का, जो काफी टाइम के बाद हुआ है, और टाटा स्टील वैसे मैं पॉजिटिव था, वैसे अभी भी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूं, मुझे सीमित दायरे में लगता है, 300 के नीचे जाते हुए लगता नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है 319 का, तो मैं समझता हूँ 319 के स्टॉप लॉस से 302 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि 3 या 4 दिन में आता हुआ मुझे दिखता है। और ये जो न्यूज आप बोल रहे हैं, शायद यही ये डिस्काउंट कर रहा है। देखेंगे कल क्या होता है या जब न्यूज आती है तब क्या होता है। बट मेरा टारगेट लगभग 302-300 के आसपास रहेगा, जो 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। ऑलराइट, तो टाटा स्टील पर रखिए नजर। कल बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे भी आएंगे और ये भी आएगा कि कौन खरीद रहा है। विल्बर रॉस का नाम भी अब सामने आया कि उन्होंने भी बोली लगाई है। टाटा स्टील एक तरफ तो अपने यूके के प्लांट्स को बेचने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आज एक और खबर है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा स्टील के प्लांट्स को खरीदने की बात कर रहा है, तो यूके के प्लांट्स को भी संभालने में मुश्किल हो रही है और ऐसा स्टील को खरीदने की बात कर रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज नजर रहेगी। बहरहाल अनिल कह रहे हैं कि दबाव के साथ ये शेयर अब आज ट्रेड कर सकता है, यहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। टोरेंट फार्मा नंबर्स तो काफी अच्छे आए विकास, आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन 14% से बढ़कर 32% हो गया। लेकिन एक खराब खबर भी आई है आज सुबह सुबह, यूएस एफडीए ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं इनकी इंदिराज फैसिलिटी के लिए। कैसे देख रहे हैं आज आप, नतीजों के दम पर तेजी करी जाए या यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस के दम पर मंदी की जाए? बड़ा कंफ्यूजिंग वाला माहौल है, आप बताइए क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन रहेगा। ये स्टॉक में बिल्कुल प्रेशर दबाव ही रहना चाहिए। नतीजे हालांकि ठीक थे, बट जिस तरह का एक यूएस एफडीए का इनके प्लांट के ऊपर, जो कि एक काफी अहम प्लांट है जहां से काफी अहम इनके सेल्स होते हैं, तो वहां पे जो यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसका बिल्कुल एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। और ऐसे भी ये सेक्टर ही पूरा ही दबाव में है, डिस्पाइट जैसे हमने ल्यूपिन के केस में देखा, अच्छे नतीजे के बाद जो ऑब्जर्वेशंस के कारण बहुत ही खराब उस दिन का प्रदर्शन था। तो मुझे लगता है टोरेंट फार्मा में भी आज वीकनेस ही रहनी चाहिए। तो गलत दिन आई है ये खबर, जब नंबर्स का असर पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखेगा। नंबर्स तो बेहद शानदार है। अब ये अलग बात है कि यूएस एफडीए भारी पड़ेगा इन नतीजों पर, इसमें कोई डाउट नहीं, जैसा विकास कह रहे हैं। चलिए, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में, नतीजों के बीच में एफआईज कहां अपनी नजरें जमाए हुए हैं, कौन से शेयर्स हैं जहां आज उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नियति, बताएं। सर, टाटा पावर की आप लोगों ने बात की और टोरेंट फार्मा की अभी भी बात करते हैं। तमाम ब्रोकरेजेस अच्छे नतीजों के बाद बुलिश जरूर हैं। हालांकि क्रेडिट स्विस की इकलौती रेटिंग है जिसने ये हाईलाइट किया है फॉर्म 483 के बारे में। यूबीएस अपना न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है टोरेंट फार्मा पे और टारगेट प्राइस इन्होंने 1570 का दिया है। 18% की मौजूदा भाव से आपको ये ट्रेड दिखा सकता है। डॉइचे बैंक निवेश करने की आपको सलाह दे रहा है। 1672 रुपए का इनका भी लक्ष्य है, जो कि 26% मौजूदा भाव से तेजी का लक्ष्य है।
मगर CLSA सबसे ज्यादा बुलिश है, मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल, यानी निवेश करके चलिए। 1800 का इनका लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा करके 1830 का कर रहे हैं। 38% का मौजूदा भाव से आपको ये भाव ऊपर की ओर दिख सकता है, ऐसा मानना है CLSA का। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं, हालांकि आज इन्होंने जो हाईलाइट किया है उससे शेयर में दबाव मिल सकता है। 1500 का लक्ष्य था, जिसपे ये अभी भी बरकरार है। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। नियति, इसके अलावा कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस कौन से शेयर पर बुलिश है, बेरिश है? जस्ट डायल है, जो कि कल मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद कुछ एक ब्रोकरेजेस आपको कल भी बताई थी, मार्जिन्स लोअर रहेंगे और इन्होंने अपना जो गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का, जो कि पहले 25% का था, अब इसे घटा के इन्होंने 17% का कर दिया है, FY 17 का। उसके बाद ब्रोकरेजेस की मिक्स कॉल आई है। गोल्डमैन सैक्स सेल यानी बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहा है। 500 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है, जो कि 28% का डाउन साइड है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटाया है, 950 से घटा के 800 का कर दिया है, मगर ये मौजूदा भाव से 15% का ऊपर का ही लक्ष्य है। मोतीलाल ओसवाल का बाय का कॉल है, टारगेट प्राइस 802 का इनका भी है। डिश टीवी पे काफी सारी आज ब्रोकरेजेस आई हैं, इनका टैक्स रिवर्सल हुआ था उसके बाद। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का रेटिंग मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 70 से बढ़ा के 73 का कर दिया है। हालांकि मौजूदा भाव से 17% की गिरावट का ही लक्ष्य है। FY 17 और 19 के जो EPS अनुमान है वो 6 से 16% घटा रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपना टारगेट प्राइस 4% घटा करके 92 का कर रहा है, मौजूदा भाव से ये मगर 5% की तेजी का है। FY 17 और 19 का EPS अनुमान ये 2.7, 3.6 और 3.9% के आसपास घटा रहे हैं। क्रेडिट स्विस ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, 105 से बढ़ा के 108 का किया है। JP मॉर्गन का लक्ष्य 115 का है, ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं, मगर CLSA सबसे ज्यादा बुलिश है, बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 110 से बढ़ाकर 116 का कर रहे हैं। 32% की मौजूदा भाव से शेयर आपको तेजी दिखा सकता है। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए और FIs की इन रिपोर्ट्स के दम पर दिखेगा इनमें एक्शन। लेकिन एक स्टॉक जो एक्शन में साफ तौर पर दिख रहा है या दिखेगा वो है बायोकॉन। कल इसने 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर छुआ है। आज मैं देख रहा हूं बायोकॉन हमारे दोनों एक्सपर्ट की लिस्ट में खरीदारी के लिहाज से विकास ने भी चुना है और साथ ही संदीप वागले साहब ने भी। तो फंडामेंटली विकास को पसंद है, तो ऐसे में चार्ट्स पर टारगेट्स क्या बनते हैं वो आप बताएं संदीप जी। खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको कल के दिन में देखने को मिला है और मुझे लगता है बहुत जल्दी कल 1 या 2 दिन में इसके 658 के टारगेट्स होंगे, जिसके लिए मैं प्ले करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 632 और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो मुझे 750, 800 के आसपास दिखते हैं। तो ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए पैटर्न वाइज भी अच्छा है। ऑलराइट, चलिए, तो नजर रखिए बायोकॉन के स्टॉक पर, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, अमरीश बलीगा हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल और मजबूत होता जा रहा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हम आज जानेंगे किस तरह से एक्शन देखने को मिलेगा। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर की बात करते हैं। यहाँ नीति आयोग ने घाटे में चल रही कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने की सिफारिश करी है। पीएमओ को सौंपी एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने सरकारी कंपनियों को 3 वर्गों में बांटा है। क्या है पूरी जानकारी बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। मुझे नहीं लगता कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लेने में अब लंबा वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया है और मुझे जहां तक की संभावना जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक महीने 2 महीने के भीतर इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में न सिर्फ सिफारिश की गई है बल्कि पूरा एक्शन प्लान बताया गया है। हर PSUs की बारीकी से समीक्षा की गई है और कहा गया है किस PSU का आगे क्या करना है। जो 3 कैटेगरी बनाई गई है उनमें एक कैटेगरी में उन सारे PSUs को रखा गया है जो लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं,
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो घाटा उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अब उनका कारोबार भी अप्रासंगिक हो गया, तो उनको पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की गई है। इनके कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया जाए, उनकी संपत्ति को बेच दिया जाए। दूसरी कैटेगरी में उन पीएसयूज को रखा गया है जो पिछले कुछ सालों से घाटा उनका कम होता जा रहा है, मुनाफे में आती हुई दिख रही हैं, उनका कारोबार आज की तारीख में भी प्रासंगिक है। मिसाल के तौर पर एचएमटी, आईटीआई जैसी कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि सरकारी मदद दी जाए, उनको उनके मैनेजमेंट में प्रोफेशनल लोगों को बहाल किया जाए। सरकार चाहे तो अपनी हिस्सेदारी कुछ हद तक बेच भी सकती है, लेकिन उनको बंद ना किया जाए। तीसरी कैटेगरी में 2-3 पीएसयूज ऐसे हैं जिनको रखा गया है, वो ऐसी कंपनियां हैं जो सामाजिक कल्याण के जो मकसद हैं उनको पूरा करते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि उनको बंद ना किया जाए। अब ये कमेटी की रिपोर्ट चूंकि आ गई है, इस कमेटी की रिपोर्ट पर जो फीडबैक जाएगा उसके आधार पर फिर स्ट्रेटेजिक सेल वाली रिपोर्ट नीति आयोग सौंपेगा, जिसमें होटल इंडस्ट्री में जो सरकार काम करती है, आईटीडीसी जैसी जो कंपनियां हैं, उनमें हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की जा सकती है। चलिए, तो सरकारी कंपनियों को रिवाइव करने के लिए नीति आयोग के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है, तो नजर होनी चाहिए आपकी कई सरकारी कंपनियों पे। आज एक्सपर्ट से पूछते हैं, अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए। अमरीश, पूरे पैक में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? देखिए, एनएफएल के कल नतीजे आए, घाटे से मुनाफे में आई है वो कंपनी। एमटीएनएल के लिए सरकार काफी कोशिश कर रही है, बीएसएनएल तो एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग हो भी गई है। आपकी नजर कौन सी कंपनी पर होगी? मुझे लगता है कि जो स्टॉक आप बात कर रहे हैं एमटीएनएल, आई थिंक देयर कुड बी अ रिवाइवल ऑफ दैट एमटीएनएल बीएसएनएल मर्जर। ऑलराइट, शायद उसके बाद ही आई मीन वन कैन रियली सी द रियल आउटपुट फ्रॉम एमटीएनएल, क्योंकि वी हैव सीन दैट द लास्ट 10-12 इयर्स काफी घाटे में चल रहा है। सो आई थिंक फाइनली दैट रिवाइवल कुड हैपन। सो दैट्स वन स्टॉक आई थिंक वेयर वन कुड लुक एट। ये है राय इस वक्त। लेकिन अब चलिए, हमारे 2 नए एक्सपर्ट्स कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तकनीकी राय देने के लिए, सिमी बॉमिक और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए सुमित बगड़िया। सुमित, 2 चीजें, पहला तो ये कि 7,700 होल्ड हो पाएगा क्या, और दूसरा ये कि एक्सपायरी कहां दिखती है? लगता है सिमी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सिमी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। हाँ सुमित, आपके लिए सवाल है कि जी प्लीज एक बार जी रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, पहला तो ये कि क्या 7,700 होल्ड हो पाएगा, और दूसरा ये कि आपको निफ्टी की एक्सपायरी कहां दिख रही है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं देखिए, जिस हिसाब से मार्केट का एक मूव चल रहा है पिछले कई दिनों से, ओवरऑल हमको ऊपरी लेवल्स पे एक दबाव देखने को मिल रहा है। अभी इमीडिएटली एफआई का पोजीशंस भी अगर हम देखेंगे तो कई दिनों से सेल साइड में ही चल रहा है, और अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए चलते हैं तो 7,700 एक मेजर सपोर्ट और एक लेवल के तौर पे एक लेवल देखा जाएगा। जब तक 7,700 और 7,680 नीचे में ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमको एक बार और फ्रेश मंदी का व्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लेवल अगर टूटता है तो फिर तो एक 7,550-520 तक का हमको मूव देखने को मिल सकता है। यानी जो मेजर मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है अभी वो 7,700, 7,680 का लेवल है। ऊपर में तेजी तभी करनी चाहिए जब ये कन्विंसिंगली 7,800, 7,820 के ऊपर जाता है। तो यानी अगर तेजी करनी है किसी को तो ये लेवल्स जो ध्यान में रखने हैं वो 7,820 का है। इसके ऊपर जाते ही एक फ्रेश तेजी बन सकती है, जिसके अंदर 7,900, 950 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक व्यू एक बार नीचे का रखें। इंट्राडे में 7,750, 7,770 ये लेवल्स के आसपास एक बार 7,810, 820 के एसएल से सेल का व्यू बना के चले, और नीचे में टारगेट 7,680 तक का लेके चले। हो सकता है शायद ये इंट्राडे में हमको देखने को मिल जाए। जहां तक एक्सपायरी का सवाल है, अभी फिलहाल जो मैक्स पेन समझ में आ रहा है निफ्टी को देखते हुए वो 7,800 के आसपास समझ में आ रहा है कि अगले 3 दिनों में हमको शायद जो मूव देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, अगर वो नीचे का देखने को भी मिला 7,680, 650, तो वहां से एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक्सपायरी बननी चाहिए निफ्टी की 7,800 के आसपास। ऑलराइट, चलिए, तो 7,800 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी की। लेकिन सिमी, बैंक निफ्टी को आज आप किस तरह से अप्रोच करेंगी? गुड मॉर्निंग हेमंत। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि एक वीकनेस का सिग्नल तो चार्ट्स पर है, पर आज मंगलवार है और एक्सपायरी से पहले ही सिर्फ 2 दिन बाकी है। मेजर सपोर्ट के आसपास ही बंद किया था। हाँ, निचले स्तर से रिकवरी जो किया था वो रिकवरी सस्टेन नहीं किया था इंट्राडे में कल, पर फिर भी मैं ये मानती हूँ हेमंत कि आज अगर 16,390 से 50 के बीच में बैंक निफ्टी मिलता है तो मैं वहां पे खरीदारी करने का सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी है 16,300 का लेवल शायद
बैंक निफ्टी तोड़ेगा नहीं। 16,280 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट 16,550 से 16,650 है। एटलीस्ट एक्सपायरी तक या 1-2 दिन में ये रेंज देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अगर ऊपर में खुल जाता है तो अवॉइड करेंगे, नहीं तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएंगे। ओके, तो ये है राय बाय ऑन डिप्स की बैंक निफ्टी पर। लेकिन कौन से स्टॉक से जो हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं आपको खरीदारी के लिहाज से, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले संदीप वागले और विकास सेठी को धन्यवाद कहने का वक्त है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज मार्केट काउंटडाउन में। ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया, अमरीश बलिगा, सेमी भौमिक हमारे साथ सब एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और राय लेना चाहेंगे चेन्नई पेट्रो पर और मनाली पेट्रो पर। नतीजे दोनों ही के कल बाजार बंद होने के बाद आए और आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी मैं अमरीश देख रहा था, अच्छी बुलिश रिपोर्ट्स हैं। आईडीएफसी ने जो है अपना टारगेट दिया है काफी ऊपर का इस स्टॉक के लिए, 340 का लक्ष्य है। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स आपको कैसे लगे और इन दोनों में से अगर एक कंपनी चूज करनी हो तो आपको कौन सी अच्छी लगती है? मनाली पेट्रो तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ, पर चेन्नई पेट्रो के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वी कुड सी सम अमाउंट ऑफ बम्प अप फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 5 to 7% शायद मूव आ सकता है। ओके, तो ये राय है चेन्नई पेट्रो पर। एक तेजी का माहौल बन सकता है जिस तरह के नंबर्स ये कंपनियां दिखा रही है। और कुछ ब्रोकरेज आईडीएफसी की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट भी आई जहां पर वो खरीदारी की बात करते हुए दिख रहे हैं। टारगेट्स बता रहे हैं हेमंत? या टारगेट्स वो दे रहे हैं 340 के, तो अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अच्छे नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद। बिल्कुल, तो लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले उन पर फोकस किया जाए। सुमित, सबसे पहले तो सिप्ला के बारे में बताएं। मंदी तो हो रही है लगातार, मैं पिछले 5-7 दिनों से देख रहा था स्टॉक नीचे ही जा रहा है और हफ्ते भर का चार्ट दिखाएंगे आपको। कल भी देखिए 2% नीचे बंद हुआ है। अब 500 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए या ओवरसोल्ड है? नतीजों के पहले आज क्या ट्रेड लेना चाहिए इसमें? देखिए अनिल जी, सिप्ला के अंदर कल हमको एक फ्रेश लोज देखने को मिले हैं, जो कि पिछले जो लोज लगे थे वो लो को ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है या फिर उनके नीचे का लेवल भी कल हमको देखने को मिल चुका है। चार्ट्स को देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल स्टॉक के अंदर एक वीकनेस बनी हुई है और फार्मा के मोस्टली स्टॉक्स के अंदर एक वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। तो जहां तक सिप्ला का सवाल है, आई थिंक जब तक ये स्टॉक 515, 520 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं जाता है तब तक ये स्टॉक के अंदर वीकनेस बरकरार रहेगी। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर 480, 470 के लेवल हमको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक अगर ये बाई चांस 505 या 508 का लेवल मिल जाता है पुल बैक में आज वॉलेटिलिटी की वजह से, तो वो एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और 500 के आसपास भी इसमें सेल करके काम कर सकते हैं। नीचे में 480, 470 के हमको इमीडिएट टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वीकनेस देखने को मिलनी चाहिए, सेल करके काम करना चाहिए सिप्ला के अंदर। ओके, और सिप्ला में आज जो अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर शॉर्ट करने की राय सिमी ने भी दी है और सिमी की राय मैं आपके सामने रख दूं। सिमी कह रही कि 503 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, बेचें। 506 के स्टॉप लॉस के साथ लगभग वही लेवल्स जो सुमित बता रहे हैं, 490 और 487 के लेवल्स यहां पर सिप्ला में सिमी को भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सिमी की इसके अलावा कुछ और पिक्स भी हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है बाजार का भरपूर एक्शन। शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की और बताएंगे आपको किस तरह की एक्शन आपको करेंसी मार्केट में नजर आती है, क्या रुपए में कुछ मजबूती दिखती है या नहीं। लेकिन इसके अलावा स्टॉक 2020 का अपडेट और साथ ही बाजार का ओपनिंग सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।